आदाब नाजरीन। दो रुख। जिंदगी में यूं तो बहुत ही रुख है, लेकिन दो रुख बहुत अहमियत रखते हैं। एक रुख आपकी जानिब का, एक रुख मेरी जानिब का। इसके अलावा भी कई रुख हैं। एक रुख दाईं जानिब का, एक रुख बाईं जानिब का। एक रुख सामने का है और एक रुख पीछे का है। ये जो रुख हैं, ये जो जाविये हैं, यही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। यूँ तो आजकल 3D का ज़माना है और ना जाने कितनी डायमेंशंस आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद दो रुख अहमियत रखते हैं। और जब हम सियासत की बात करते हैं तो ये रुख यकीनी तौर पर अहम हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप जब दो रुख को देखें तो आपका एक अपना अलहदा रुख हो, इस रुख और उस रुख से अलग रुख हो जो इन दोनों रुखों के बीच में से निकलेगा। क्योंकि आप वो समझदार शहरी हैं जो समझते हैं कि सही रुख क्या होना चाहिए। आज हमारे दरमियान दो अहम शख्सियात हैं और उन दो अहम शख्सियात के रुख हम आपके सामने पेश करेंगे। दोनों को अपनी अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा। आपको उनकी बात सुनने का भी पूरा मौका मिलेगा। न चीख, न चिल्लाहट, न खामखा के शोर शराबा। आपको सोचने समझने का मौका देगा दो रुख। तो आइए मैं आपसे तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान जो दो अहम शख्सियात मौजूद हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं कांग्रेस सपोर्टर, कांग्रेस हिमायती जनाब तहसीन पूनावाला साहब। इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं वकील और समाजी कारकुन जनाब शहजाद पूनावाला साहब। हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। आज हम दो रुख में बात करेंगे कांग्रेस की नई जिंदगी की। जब हम कांग्रेस की नई जिंदगी की बात करते हैं तो हम कांग्रेस के नए सदर की बात करते हैं। जब हम कांग्रेस के नए सदर की बात करते हैं तो फिर हम गुजरात इंतखाबात के नताइज की भी बात करते हैं। जब हम गुजरात इंतखाबात के नताइज की बात करते हैं तो हम फिर ये भी बात करते हैं कांग्रेस में क्या नई पहल होने वाली है या होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को एक मुद्दत से राहुल गांधी के सदर बनने का इंतजार था। तो इन्हीं सब पर बात करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करेंगे तहसीन साहब से। तहसीन साहब, आज मुझे मौका मिल रहा है अपना नाम खुद लेने का और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें मौका दिया। कांग्रेस राहुल गांधी के सदर बनने से पहले और राहुल गांधी के सदर बनने के बाद दोनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? हमें ये लगता है, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मौका दिया आने का और अपनी बात रखने का। और क्योंकि मैं कांग्रेस को बहुत गहराई से ट्रैक करता हूँ, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब जब फॉर्मली रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए उन्होंने, इससे जो एक न्यू एज कांग्रेस है ग्रैंड ओल्ड पार्टी की, जैसे उन्होंने अपने इलेक्शन स्पीच जैसे उन्होंने अपने स्पीच में उस दिन 24 अकबर रोड पे कहा, ग्रैंड ओल्ड न्यू पार्टी। आई थिंक ये एक रुख कांग्रेस को मिलेगा। जो विजडम है, जो नेता है, जो ओल्ड टाइमर्स जिनको कहा जाता है, जो सत्ता में रहे, उनके साथ जो नया जोश है उसको मिलाकर एक लीथल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और कांग्रेस की एक खास बात यह है कि कांग्रेस एक पार्टी है जो जमहूरियत में यकीन करती है। अगर आज आप भाजपा को देख लें तो एक वन मैन पार्टी या टू मैन पार्टी हो चुकी है। तो कांग्रेस में जो राहुल गांधी का जो एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जो लोग कहते हैं वो सबकी सुनते हैं और उसके बाद फैसला लेते हैं, कंसेंसस। तो एक जो नया कंसेंसस का दौर चलेगा, नई टेक्नोलॉजी, नए विचारधारा को कांग्रेस के जो मूल सिद्धांत थे उनको जोड़कर जो कांग्रेस बनेगी, आई थिंक इससे देश को और जमहूरियत को बहुत फायदा होगा। शहजाद साहब, कांग्रेस को बहुत फ़ायदा होने वाला है राहुल गांधी के सदर बनने के बाद, और जमहूरी तर्ज पर कांग्रेस जो है काम करती है। आपको इस बारे में कुछ कहना है? आपने जिस बात से शुरुआत की, आगाज़ किया कि दो रुख, आपकी जानिब और हमारी जानिब, बाईं या दाईं, पर एक बात उसमें जोड़ना चाहिए था कि दो रुख सच और झूठ के भी होते हैं। तो मैं तो सच की जानिब से बोल रहा हूँ, बाकी लोग किस जानिब से बोल रहे हैं मुझे नहीं, वो फैसला हमारे नाजरीन करेंगे। बिल्कुल। और जमहूरियत में भी फैसला जो है अवाम और नाजरीन ही करते हैं। अब कितना असर पड़ा है राहुल गांधी के नेतृत्व का, अवाम का फैसला ये रहा है कि जो कांग्रेस 13 स्टेट में हुआ करती थी वो आज तेज़ी से गिरकर 4 स्टेट पे आ गई है राहुल गांधी के नेतृत्व में। और अध्यक्ष बनने के बाद उसमें और तेज़ी भी आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि कर्नाटक में अगले चुनाव होने वाला है और मेघालय की जो सरकार है वहाँ से दिन प्रतिदिन जो है हमारा समर्थन घट रहा है और वहाँ की सरकार भी जो है डामाडोल की स्थिति में है।
आखिरी में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जमहूरियत को बचाने निकले हैं ये लोग, जिनके डीएनए में इमरजेंसी दौड़ता है। 75 में किसने इमरजेंसी लाया सब जानते हैं। तो वो लोग जो है दूसरों को जमहूरियत का पाठ पढ़ाने से पहले जो एक शहजादे के सामने कुछ बात रखना चाह रहा था उसको सुन लेते तो मुझे लगता कि इस पे ज़्यादा लोग एतबार करते। तहसीन साहब, ये बात खैर वो जिस अंदाज से कह रहे हैं उस अंदाज से तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात महसूस तो की जाती रही है कि कांग्रेस में राहुल गांधी जब नायब सदर भी थे तब भी उन्हीं की चलती थी। तो ऐसी कौन सी आपको इनकलाबी तब्दीली है वो आपको लगता है कि अब हो जाएगी कि कांग्रेस में आप जो जिस तवानाई की, जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं वो आ जाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं इस चीज़ का जवाब दे दूं कि आवाम का फ़ैसला हमेशा सही होता है। वोट की ताकत ज़रूरी है, लेकिन उससे ऊपर भी एक चीज़ होती है मोरालिटी। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, महाभारत में दुर्योधन ने कभी भी एक कानून नहीं तोड़ा, एक भी कानून नहीं तोड़ा, लेकिन अंत में श्री कृष्ण उनसे क्या कहते, उनसे यही कहते ना, क्या कानून के ऊपर भी एक मोरालिटी है या नहीं है। 75 का उदाहरण दिया गया, तो कहीं जो गलतियां हुई है, कोई नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी ने गलतियां नहीं की, वो गलतियों की वजह से आज वो 44-45 पे लोकसभा में है। और ये बात तो खुद राहुल गांधी स्वीकार करते हैं। कल बहरीन में उन्होंने स्वीकार किया कि गलतियां हुई है। इमरजेंसी पर भी कांग्रेस ने कहा गलतियां हुई है, लेकिन एक्चुअल आपकी पहचान कब निकलती आती? जब आप गलती करने के बाद खड़े होकर ये कहते हो, ये मानते हो कि हाँ हमसे गलती हुई है और आज हम ये गलती हम सुधारना चाहते हैं, या इस गलती को हम सुधारना चाहते हैं। आज आप देखिए क्या हो रहा है देश में। जो भाजपा है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो मोदी सरकार है, सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पर एक सीट के बाद एक कब्जा कर रहे हैं, चाहे वो आरबीआई है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है। आज जो एक माहौल देश में बन गया, तो कहीं ना कहीं जमहूरियत को किससे खतरा है, इसका फैसला होना चाहिए। जो आपका सवाल था मैं उसको 1 मिनट में जवाब दे दूं। हाँ, जब वे वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब वे वाइस प्रेसिडेंट थे तब भी वो जो पावर्स, वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। आज जब आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मिला है, और जो पावर्स मिले जो आप सबको साथ में लेकर चल सकते, उसमें और वाइस प्रेसिडेंट एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में काफ़ी फर्क थे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी पंजाब जीता, गोवा जीता, मिजोरम जीता, बिहार जीता, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हमने देखा। नहीं, वो तो देखिए ऐसा है तहसीन भाई, दो तहसीन होने का फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए इस पैनल पे। लंबी तकरीर करनी है तो जिग्नेश मेवाणी के मंच पे भी जगह है, वहाँ पे तो कोई पहुंचा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला ये कहा गया कि जो इंस्टीट्यूशन है इसको वीक किया गया। गवर्नर के गलत इस्तेमाल से लेके प्रेसिडेंट रूल के गलत इस्तेमाल तक, और इलेक्शन कमिश्नर को अपने यहाँ पे मंत्री बनाने तक, सीसी को मैनिपुलेट करने तक, ये जो रीत रिवाज सिखाई है 70 साल में, किसने ये रीत रिवाज सिखाई? नवीन चावला कौन थे? वो MS गिल कौन थे? इलेक्शन कमिश्नर को आपने मंत्री बना दिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोरालिटी की बात हुई, तो मोरालिटी के तर्ज पे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो जनेऊधारी बन गए थे गुजरात में, मंदिर घूम रहे थे वहाँ पे, जब अफरजुल की मौत हुई तो मोरालिटी के नाम पे जिस सेकुलरिज्म की वोट बैंक पे आपने अपनी सियासत की और मुसलमानों के वोट को लिया है बार बार, तो आपके मुंह से अफरजुल का एक नाम निकला नहीं? बिल्कुल। हम उसके अलावा आखिरी एक मुझे यहाँ पे वक्फा लेना पड़ेगा, हम लौट कर आएंगे, क्योंकि हमको यही बात करनी है कि गुजरात में राहुल गांधी ने जो रवैया अख्तियार किया था मुस्लिम वोटरों को लेके, क्या वही रवैया वो कर्नाटक में भी अख्तियार करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं, और क्या कांग्रेस अपनी पुरानी रविश पर लौटने वाली है कि नहीं, हमको ये भी सोचना है। मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद आप देखते रहिए दो रुख। दो रुख में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दो रुख, शहजाद पूनावाला साहब, और उनके साथ हैं कांग्रेस सपोर्टर तहसीन पूनावाला साहब। शहजाद भाई, आप जो बात कह रहे थे मुसलमानों को लेकर, तहसीन साहब मेरी बात पर पूरी नहीं हुई। एक तरमीम मैं कर दूं कि मैं असली कांग्रेस का समर्थक हूँ। समर्थक तो मैं भी हूँ, पर असली कांग्रेस का जो महात्मा गांधी की है, ना कि जो राहुल गांधी की है। मैं अपनी बात में सिर्फ 1-2 चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ स्वीकार रहे हैं राहुल गांधी, तो 2 और गलतियाँ स्वीकार लें। पहले तो खुद के नेतृत्व में जो कांग्रेस की हालत हुई है उसको भी स्वीकार ले और किसी और को जगह दे। कोई मौलाना आज़ाद जैसे व्यक्ति को जगह दे, जिनको महात्मा गांधी के समय तो चुनाव लड़के अध्यक्ष बनने का मौका मिलता था, पर आज शहजाद को मौका नहीं मिलता। और दूसरी गलती है, तहसीन भाई आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। और दूसरी गलती ये स्वीकारिए कि 70 साल में इस परिवार ने
किसी दलित, ओबीसी या मुस्लिम को प्रधानमंत्री बनने दिया? मुझे एक बात बताइए ना, 82 के बाद जम्मू कश्मीर को हटा के कौन से स्टेट में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने दिया? ये मुसलमानों का वोट जब मांगता है तब वो जेएनयू धारी बन जाते हैं, और फिर गुजरात चुनाव आता है तो जनेयू धारी बन जाते हैं, कर्नाटक चुनाव आता है तो जेएनयू धारी बन जाते हैं। ये जनेयू और जेएनयू में ये पूरे मुसलमान कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। भाई आपको जवाब देना है। जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस के वे असल समर्थक है, वे ये भी नहीं जानते हैं कि अंतुले साहब के बाद भी कांग्रेस ने मुसलमान मुख्यमंत्री जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर बनाए हैं। नाम दीजिए। फारूकी साहब पुडुचेरी में। कौन से साल में वो पहले बने? वो बाद में बने हैं। कौन से साल? फारूकी साहब बाद में बने। खैर कौन से साल में बने? फारूकी साहब बने। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, बने। अब इसमें हम चेक कर लीजिए आपके आसाम में हुए हैं। 82 के बाद कोई मुस्लिम 83 में फारूकी साहब बने, 83 84 में। अच्छा, उसके बाद कंफर्म करते हैं, 85 के बाद बता दीजिए। हम कंफर्म कर लें। तो आप गोल पोस्ट आप चेंज कर रहे हैं। 20 साल में कहां बना? देखिए सर, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। जब मैं आपकी एंकर का फोन आया, मैं बहुत डायरेक्ट था, मैं आपसे बात करूंगा। बिल्कुल, अगर मुझे रोकना है तो फिर मैं सोच नहीं आप बोलिए। ये मुझे ट्रोलिंग पसंद नहीं है। दूसरी बात, ट्रोलिंग नहीं, ये आप सेहतमंद डिबेट हो रही है। नहीं तो बीच में रोकना नहीं चाहिए, मैंने किसी को नहीं रोका। जी थैंक यू सर। तो ये चीज़ एक है कि फारूकी साहब बने। दूसरी चीज़ और उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि कांग्रेस जो एक पार्टी है, अब गुजरात का हमने उदाहरण दिया, किसने मुसलमानों को टिकट दी? भाजपा ने दी या कांग्रेस ने दी? आज जो मुसलमान एमएलए बैठे हुए हैं कांग्रेस में, और एक मुसलमान इंडिपेंडेंट एमएलए भी आज कांग्रेस को समर्थन है, वो किस पार्टी के बैनर में है? तो रिप्रेजेंटेशन कौन सी पार्टी दे रही है? तीसरी बात, राजस्थान की बात हुई। राजस्थान में मैं आपको एक बात करूं, गौ रक्षक के खिलाफ जो केस लड़ा जा रहा है उसमें मैं फाइल किया हूं। कौन लड़ रहा है वो केस? कपिल सिब्बल साहब किस पार्टी के एमपी है? फ्री ऑफ चार्ज लड़ रहे हैं। दूसरी बात, जहां पर राजस्थान की घटना हुई, जितनी घटना हुई, वो तो कांग्रेस के वर्कर्स ने उनकी मदद की और लेफ्ट के वर्कर्स ने उनकी मदद की। जिस तर्क पे, लेकिन मेरी भी एक बात, मैं एक लास्ट चीज कहता हूं, जिस तर्क पे आज तक हमारे वजीर आजम ने आज तक मुंह नहीं खोला, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे, वो कुछ नहीं करे। जो पार्टी कर रही है, जो पार्टी टिकटें दे रही है, आप उनको गाली दे रहे हैं, तो ये कहां का इंसाफ हुई? सवाल वजीर आजम से पूछना चाहिए। कौन से प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर आजम ने कहा? नहीं, मुझे एक बात बताइए कि मुसलमानों की आबादी है 14%, 14% टिकट मिल रहे हैं, 14% स्टेटों में सीएम है। मान लेते हैं आपकी बात को कि 85 में किसी वक्त में एक फारूक नाम के व्यक्ति को इन्होंने सीएम बनाया, हालांकि वो कांग्रेस से नहीं थे, पर कांग्रेस से मान लेते हैं, मान लीजिए मेरा तर्क गलत है, तो 90s के बाद किसने बनाया है? नरसिम्हा राव ने, जब वो प्रधानमंत्री थे और बाबरी मस्जिद शहीद हुई, तो उन्होंने बाकायदा ये कहा कि हम लोग मस्जिद को बनाने का काम करेंगे, ये मस्जिद को गलत तरीके से गिराया गया है। क्या आज आदरणीय राहुल गांधी जी ये पब्लिक डोमेन में आके कह सकते हैं कि जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई है वो गलत तरीके से शहीद हुई है और उसको बनाने का काम हमारी सरकार के दौरान हुई है? और मेरे फादर ने शिलान्यास किया था उस समय मस्जिद मंदिर का, पर हम लोगों के वजह से भी गिरी है क्योंकि हमने वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं दी, और उसको रीमेक करने का काम अगली सरकार में किया जाएगा। ये बन सकते हैं। नरसिम्हा राव जी तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे क्या? अब मेरी तरह उनको भी नहीं मानोगे आप? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों के वोट तो आप ही ले रहे थे ना। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी की सियासत के बारे में सबको पता है, बीजेपी ने खुला बता दिया, और मुझे बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे बताओ कि 3 तलाक इन 1 सिटिंग के मामले पर अब जो रुख अपनाया जा रहा है कर्नाटक चुनाव से पहले राज्यसभा में, वो रुख आपने लोकसभा में क्यों नहीं अपनाया? असदुद्दीन ओवैसी ने अमेंडमेंट मूव किया तो उसमें आपने समर्थन क्यों नहीं किया? वहां पे आपने जेंडर एम्पावरमेंट की बात कर ली। मैं स्पेसिफिक चीजों का जवाब दे देता हूं। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुआ उस वक्त हुकूमत नरसिम्हा राव की थी, सोनिया जी या गांधी परिवार उस वक्त हुकूमत में नहीं था। दूसरी बात, कांग्रेस पर इसका इल्जाम बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है, और कांग्रेस इससे मुंह नहीं मोड़ सकती। लेकिन एक सेकंड सर, गांधी परिवार ही जो है वो वही कांग्रेस पे इल्जाम बिल्कुल लगता है। मैं खुद कहता हूं कांग्रेस पे इल्जाम लगता है। लेकिन कल्याण सिंह जी जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट पे दिया कि मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। वो एक दिन जेल के लिए भी गए। जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फेडरल स्ट्रक्चर में सिक्योरिटी, उनसे तो आप सवाल पूछ नहीं रहे। आप नरसिम्हा राव को अब गांधी परिवार से जोड़ना चाहिए, कांग्रेस की जिम्मेदारी है, और कांग्रेस ने यहाँ पर गलती की। नरसिम्हा राव ने बेशक कहा कि बाबरी मस्जिद फिर बनना चाहिए, उसके बाद ये मैटर गया कोर्ट में, आज मैटर है सुप्रीम कोर्ट पे। कांग्रेस का ओपन
ओपन यही स्टेटमेंट रहा है कि जो कुछ भी बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसको माना जाएगा, चाहे कांग्रेस की हुकूमत में हो चाहे भाजपा की हुकूमत में हो। अब सुप्रीम कोर्ट के आगे कौन जा सकता है, लेकिन कौन पैरवी कर रहा है, कौन उसके लिए लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इन बातों को गलत तरीके से पेश करते हैं। एक ही रुख बताओगे, दूसरा रुख नहीं बताओगे, तो ये इनजस्टिस नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, जिनको 10 साल फिर रिमोट कंट्रोल की तरह सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनाया। उस सरकार में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ वो तो गांधी परिवार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, वो नरसिम्हा राव ने करवाई। बाबरी मस्जिद का प्रॉमिस किया, वो नरसिम्हा राव ने किया। वो हमारी प्रॉमिस नहीं, वो गांधी परिवार तब नहीं था एक्टिव, पर गांधी परिवार इकोनॉमिक रिफॉर्म का क्रेडिट लेने के लिए एक्टिव था। ये इनके दो फारूक साहब 1985 में चीफ मिनिस्टर, तो मैं बता दूं कि तो जो तर्क रखी गई गलत थी। मैं चेक एक और चीज जो मुझे पूछनी है वो ये कि देखिए, गुजरात इंतखाबात में जिस तरीके से हमने देखा राहुल गांधी को, हमें कुछ सहाफियों ने भी बताया, हमारे ऑन रिकॉर्ड बताया कि अगर कोई मुसलमान पीछे नजर भी आ जाता था राहुल गांधी के तो उसको किनारे कर दिया। अहमद पटेल को कर दिया, मुख्यमंत्री का नाम चला जा। नहीं, वो तो चलवाया था किसी ने। नहीं, पर अहमद पटेल को किस तरीके से बेइज्जत किया। उन्होंने चुनाव जीता राज्यसभा का। अगर मान भी ले कि अहमद पटेल का नाम चल रहा था कांग्रेस की तरफ से सूत्रों के हिसाब से, तो इसमें शर्माने की क्या बात है? क्या अहमद पटेल इस देश के नेशनलिस्ट नागरिक नहीं है? क्या राहुल गांधी को लगा कि इनके अंदर कोई बीमारी है? नहीं हो सकते थे ना वजीर आला उम्मीदवार के लिए, तो वो किसी ने साजिश अगर उनका कम से कम बोलते कि काबिलियत है, पर इस बार हम अनाउंस नहीं कर रहे। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मुसलमान ही नहीं दे सकते हम। तहसीन भाई, उन्होंने कहा, तहसीन भाई, अगर हम इस शो पर सच्चाई की बात करें, क्योंकि जिन लोगों ने सच्चाई की बात की, तो कहीं पर कांग्रेस का कोई स्टेटमेंट नहीं है। अगर आप मुझे दिखा दीजिए, जैसे मैंने अभी 85 दिखा दिया कि कांग्रेस ने ये स्टेटमेंट दिया मुसलमान को बनाएगी, कहीं आप बता दीजिए। नहीं है तो आप गलत बात शो पर मत कीजिए। जहां तक अहमद पटेल साहब का सवाल था, अहमद पटेल साहब ने एक्टिव कैंपेनिंग की, एक्टिव रैली की, उनके लोगों को भी टिकट दिया गया, और अहमद पटेल साहब खुद गुजरात में थे। मैं खुद गुजरात गया था, वहां पर अहमद पटेल साहब को मिला, खुद 1 महीना गुजरात में थे। तो कहां का तर्क आप कहां डाल रहे हो? जब अहमद पटेल जी चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं थे तो नहीं थे, उन्होंने खुद डिक्लेयर किया अहमद पटेल साहब। इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं था। आप कांग्रेस का स्टेटमेंट दिखा दीजिए। दूसरा सवाल आता है कि आके मुसलमानों को किनारे कर दिया गया था। उसका वही जवाब है, टिकट मुसलमानों को कौन सी पार्टी ने दी? कांग्रेस ने दी। कहां से किनारा कर दिया गया? मुसलमानों पहले 7 दिए थे, इस बार 6 दिए। तहसीन भाई, 60 साल आपने सियासत की, आपकी सरकारें चली। आज मुझे एक वक्फा ले लेता हूं, मैं वक्फा ले लेता हूं, लौट के आता हूं। नाज़रीन, हम वक्त है मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आते हैं और दो रुख को जारी रखेंगे और आप देखते रहिए दो रुख। दो रुख के इस आखिरी दौर में हम दाखिल हो चुके हैं। नाज़रीन, आपका एक बार फिर खैर मकदम है। बात देखिए, मैं थोड़ा सा इसका वुसअत देना चाहता हूं, हम गुजरात में नहीं तो रह जाएंगे। तहसीन साहब, राहुल गांधी साहब जो हैं, अब मुसलमानों को लेकर उनका क्या रवैया रहेगा? देखिए, कुछ ना कुछ तो भूलें हुई हैं। ये भूले की वजह से, इन भूलों की वजह से ही तो 44, 45 या 46 जो भी है लोकसभा पर आज आ चुकी है कांग्रेस। इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन आप ये कह दो कि राहुल गांधी सिर्फ हिंदुओं की राजनीति कर रहे हैं, या सिर्फ मुसलमानों की कर रहे हैं, या सिर्फ क्रिश्चियंस की कर रहे हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। उस दौरान दिखाने की कोशिश हुई, उस दौरान ये तो दिखाने की कोशिश हुई। कहीं देखिए, इलेक्टोरल में आपकी एक स्ट्रैटेजी होती है, और जो लीडरशिप है, जो कौम की लीडरशिप है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हर कौम की अपनी अपनी लीडरशिप होती है। ब्राह्मण लीडरशिप होती है, दलित लीडरशिप होती है, मुसलमानों की लीडरशिप होती है। हर कौम को इलेक्टोरली उस चुनाव में किस तरह से सक्सेस लाना, उस करने का जमहूरियती अधिकार। ये भी इल्जाम लग रहा है कि जात-पात की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या ये भी कह रहे थे? नहीं, ये भी, प्लीज मैं अपनी बात खत्म कर दूं। ये बार-बार ये लंबी तकरीर चल रही है ना, फिर छोटे-छोटे उसमें चलेगा तो सबको मौका मिलेगा, वरना दो में भी एक ही मन की बात करना चाहते हैं। यही तो प्रॉब्लम है राहुल गांधी के साथ और उनके समर्थकों के साथ। आपका बात करते हैं। देखिए, आपका जो आखिरी सवाल था, क्या जाति की राजनीति होती है, तो मैं आपसे काउंटर सवाल पूछता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में खुशवाओं से अलायंस नहीं किया? क्या मांझी से अलायंस नहीं किया? क्या वो उत्तर प्रदेश जाके अनुप्रिया पटेल से अलायंस नहीं किया? वो तो हमारी राजनीति, हमारी सियासत में ज़ात अब जिस तरह जिग्नेश मेवानी और ये आपके जो हार्दिक पटेल और ये जो अल्पेश ठाकुर, उसका जवाब बाद में दें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पहले तो हर कंपैरिजन में मोदी और बीजेपी को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बीजेपी की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं अपनी पार्टी में क्या गलत हुआ है उसके बारे में बोल रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं कहते कि जिस तरीके से नेहरू ने
जिस तरीके से गांधी ने, आजाद ने हमको यहां पे कॉन्फिडेंस दिया था, वो कॉन्फिडेंस राहुल गांधी दे सकते हैं आज इस मुल्क में मुसलमानों को? वो तो नाम लेने से कतराते हैं मुसलमानों का, और रसूल के बारे में अभी तक नहीं बोला इन्होंने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है? कि चुनावों के समय इनको जो, जहां पे 30% वोट है मुसलमानों का, सेक्युलरिज्म जाग जाता है, उनके जनेऊ नहीं दिखता है, और जहां पे नहीं है मुसलमानों की वोट की अहमियत, वहां पे जनेऊ बाहर आ जाता है। यह अवसरवादिता। और बीजेपी क्या कर रही है इसको छोड़ दीजिए, हम परिवारवाद के खिलाफ भी और संघ परिवारवाद के खिलाफ भी है। आज NECUI के जो अध्यक्ष है, यंगस्टर मुस्लिम है, बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, आज मॉब लिंचिंग की जो बात बार बार उठाई जा रही, महज कांग्रेस पार्टी और महज राहुल गांधी, एक नाम की अगर बात करें, बाकी सब पर राहुल गांधी का बयान है, आप देख लीजिए, उस पर उन्होंने, कांग्रेस ने बात भी की, कांग्रेस ने इस पर रेजोल्यूशन भी लाया, और कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो हमारा कानून है मासूका, जिसमें ये शख्स भी जुड़े हुए थे उस वक्त, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसको प्राइवेट मेंबर बिल की तरह डाला, प्रेशर किया, और आज गृह मंत्री ने हमें कुछ दिनों में बुलाया कि इस बिल को डिस्कस करने के लिए, एंटी मॉब लिंचिंग। तो कहीं ना कहीं आप कुछ एक ही तर्क देते हो और बार बार आप राहुल गांधी पे इल्ज़ाम लगाते हो कि ये इस पर नहीं बोला, उस पर नहीं बोला। सवाल मैं आपका और भाजपा का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, सवाल है कि इस देश की हुकूमत, इस देश का संविधान वजीर आजम के हाथ में, वजीर आजम किसी चीज पर नहीं बोलते। वजीर आजम ने क्या कहा, इन्हें मत मारो, दलितों को ले लो, चलो मुसलमान को 1 मिनट छोड़ देते, इन्हें मत मारो, मुझे मारो। भाई जमहूरियत है, कोई किसे क्यों मारे, जो मार रहा है उसको जेल में क्यों बंद नहीं करते। लेकिन आज कौन सी हुकूमत चल रही है, जो मार रहा है वो उनको शहीद भगत सिंह कहा जा रहा है, और जो मर रहे उन पे FIR हो रहा है। इसके खिलाफ कौन? आपके पास अब कांग्रेस के पास रहा क्या है मोदी को जो है हराने की? क्या कोई उनके पास लाएमल है? क्या सिर्फ राहुल गांधी को सदर बना देने से कांग्रेस का काम हो गया? बिल्कुल नहीं हो गया, बिल्कुल नहीं होगा। मैं बड़ी ईमानदारी से आपकी शो में बात करूंगा। अगर कांग्रेस को भाजपा को हराना है तो आपको एक चीज सीखनी होगी। जैसे इन साहब ने बराबर कहा कि मोदी जी ने 19 सीट स्टेट आपको जीता है। शहजाद पूनावाला, मैं उनको नहीं जानता हूं, जो साहब ने कहा उन्होंने बराबर कहा कि 19 सीट जीता है मोदी साहब ने और अमित शाह जी ने। वो एक इलेक्शन विनिंग मशीन है, उसके खिलाफ आपको उसी हिसाब से कंपीट करना होगा, आपको 24 घंटे उनके खिलाफ लड़ना होगा। ये चीज कांग्रेस के DNA में आनी होगी, कांग्रेस को ये चीज करना होगा। दूसरी चीज, कांग्रेस को अपनी बात आगे रखनी होगी कि कांग्रेस का विजन क्या है। सिर्फ मोदी जी को कहते कि ये गलत है वो गलत है, ठीक है, अब लोग जान गए कि गलत हो रहा है मोदी शासन में, लेकिन आप क्या ऑल्टरनेट विजन दे रहे हो, ये लोगों के सामने रखना होगा। जब आप नौकरी की बात करते हो, आप नौकरी किस तरह से उत्पादन करोगे। जब आप GDP की बात कर रहे हो, आपका क्या इकोनॉमिक डिफरेंस है। जब आप पाकिस्तान की या हमारे नेबरहुड की या हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, आपका क्या स्टैंड है। और वो स्टैंड, उस बात पर मैं इनसे सहमत हूं कि बेझिझक कांग्रेस को आगे रखना होगा कि ये हमारा स्टैंड होगा, और उस चीज को, और फिर जमहूरियत में सबको अधिकार है किस स्टैंड को वो चूज करे। लेकिन कांग्रेस को, अगर कांग्रेस का स्टैंड रहता है तो आपको कोई एतराज नहीं होगा मेरे ख्याल में। नहीं, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, तहसीन साहब, मैंने आपको पहला इंटरव्यू दिया था उस दिन जब मैंने ये बात उठाई थी, तो तब से लेकर अब तक राहुल गांधी ये गलती ही नहीं समझ पा रहे अपनी कि जो है धूल चेहरे पे है वो आईना साफ करते जा रहे हैं। ये जो अवसरवादिता है कि मुसलमानों का वोट जब चाहिए तब हम उसके विषय पे बोलेंगे, जिस कानून का जिक्र कर रहे हैं उस कानून को शशि थरूर ने इसलिए उठाया क्योंकि शहजाद पूनावाला और जो मेरे भाई है, जो अपने आप को नहीं मानते मेरे भाई, तहसीन पूनावाला ने जाके शशि थरूर से मिन्नतें की पर्सनल रिलेशनशिप पे। राहुल गांधी से बोलो कि वो बिल को लेकर आए। अरे राहुल गांधी से ये कहो कि कौमी जो कम्युनल वायलेंस बिल है, जो UPA सरकार का बिल था, उसको ही कम से कम प्रेजेंट कर दे लोकसभा में और कहे कि हम ये बिल चाहते हैं। हर जगह लिंचिंग हो रही है, हर जगह राइट हो रहा है, हर जगह लोगों को मारा जा रहा है। राइट भीमा कोरेगांव में हुआ, राइट सहारनपुर में हुआ, तो दलितों के लिए भी इस बिल को लाने की कोशिश करें। राहुल गांधी मुंह नहीं खोलेंगे। और राहुल गांधी जो है, उनकी राजनीतिक सोच और समझ बहुत कमजोर है। अगर सोच और समझ ठीक होती तो आज गुजरात हम जीतते और लगातार चुनाव नहीं हारते। तो राहुल गांधी जो है वो पार्टी एनिमल है, वो पार्टी करे, क्योंकि इस देश में अगर मोदी और अमित शाह से लड़ना है तो पार्टी एनिमल बन के नहीं, पॉलिटिकल एनिमल बन के करना है। और वो सिर्फ शहजाद और मौलाना आज़ाद जैसे जो युवा कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं उनसे होगा, पार्टी करने वाले लोगों से नहीं होगा। जैसे साहब, आखिरी बात, प्रोग्राम को हमें अख्ताम देना है। कांग्रेस आपको लगता है 2019 के लिए उतनी मजबूत हो पाएगी जितना उसे होना चाहिए, ताकि वो 2019 में हुकूमत साजी के लिए कुछ कोशिश कर सके, कुछ ऐसी छवि नज़र आए उसकी कि दूसरी पार्टियां उसके साथ खड़ी हो सके? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अकेली जो है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की हालत में है।
नहीं, इसमें पॉलिटिकल, आपके में पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा फ़र्क होगा तहसीन साहब। मुझे उल्टा ये लगता है कि कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करना चाहिए और लाइक माइंडेड एलाइज कांग्रेस के शर्त पर आएगी कांग्रेस के पास, क्योंकि ये एक 130 साल पुरानी पार्टी, इसकी जड़ें भारत की आज़ादी के अंदर और भारत के डीएनए के साथ कांग्रेस जुड़ी है। दूसरी बात ये है कि आपने जो बात फरमाई बिल्कुल सही फरमाई कि कांग्रेस को इस पर मेहनत करनी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को स्मार्ट अलायंसेस बनाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट के साथ जुड़ने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी, कहीं पर जुड़ना होगा। तो कांग्रेस को हॉर्सेस फॉर कॉसेस इस चीज़ की राजनीति करनी होगी और अपने आप को मजबूत करना, ये सबसे ज़रूरी है। आप अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को फाइट में लाओ, अपने आप ही आप चलता गया कारवा बनता जाएगा कांग्रेस का कारवा। कांग्रेस के डीएनए से राहुल गांधी को हटा दो, भारत के डीएनए से कांग्रेस को कभी नहीं हटा पाओगे, क्योंकि कांग्रेस को सबसे कमजोर करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम राहुल गांधी है। कसम से मैं कहता हूं, राहुल गांधी को भाजपा का अध्यक्ष और मैस्कॉट बनाना चाहिए, जहां वो जाता है भाजपा की जीत सुनिश्चित करके आता है। मैं एक ही लाइन से खत्म करूंगा। जो लोग कहते हैं कि वे असली कांग्रेस है और इस तरह की व्यक्तिगत राजनीति, व्यक्तिगत हमले करते, वो ना मौलाना आजाद को समझे, ना महात्मा गांधी को समझे, ना नेहरू को समझे। कांग्रेस गांधी परिवार नहीं है, कांग्रेस गांधी परिवार से बड़ा है। चले नाज़रीन, यहाँ दो रुख में आपने ये दो रुख देखे, अब एक आपका अपना रुख होगा, वो इन दोनों रुख से आप निकालेंगे। लेकिन हमारा मानना ये है कि इस तरह के जो दो रुख हैं वो जमहूरियत के लिए भी अच्छे हैं, हमारी ज़िंदगी के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हर इंसान को, हर सोच को अपनी बात कहने का हक़ हासिल है और उसके बाद लोगों को फैसला करने दीजिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। आइंदा हफ्ते फिर किसी दो रुख के साथ आपके दरमियान हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।